नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रश्न ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, जैसे कि हमारी आजकल श्रृंखला चल रही है कि नए नए विषयों पर आपको रोज एक नई जानकारी दें, उसी क्रम में आज एक बड़ा अहम विषय आ गया है कि हर व्यक्ति अपने परिवार में जन्म लेता है, माता पिता अपने यथासंभव उसका लालन पालन करते हैं, वो चाहे पुत्री हो और चाहे पुत्र हो। उसके बाद उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, वो बच्चा या बच्ची सयानी हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी चिंता जो माता पिता को सताती है कि उसका विवाह कब होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री विवाह होने के बाद ही अपने माता पिता को उस कर्ज से मुक्त कर पाती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करने के बाद ही कर्ज से मुक्त हो पाते हैं। जो एक सामाजिक ऋण है उससे वो मुक्त हो पाते हैं। लेकिन समाज में सबका विवाह बड़ा सुचारू हो जाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। उस कंडीशन में बहुत सी बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लड़का या लड़की सयाना या सयानी हो गई है, लेकिन विवाह के उपयुक्त ना वर मिल रहा है ना कन्या मिल रही है, बहुत ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हैं। तो आखिर विवाह कब होगा ये जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति के अंदर होती है। आज मैं बड़ी सरलता और सहजता से आपको बताता हूँ कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो अगर आपके फेवर में आ जाए तो आपका विवाह फौरन हो जाता है। ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कम से कम अपनी कुंडली देख के, अपने बच्चों की कुंडली देख के ये जान जाए कि हमारे बच्चों का विवाह कब होगा, या किसी उचित विद्वान से परामर्श लेंगे। बहरहाल कुछ सूत्र मैं यहाँ बताता हूँ। अगर वो सूत्र आपकी कुंडली में लगा लीजिएगा तो आपको बहुत आराम से मालूम हो जाएगा कि हमारी संतान का विवाह कब होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, ये कुंडली का प्रारूप है। दुनिया के हर व्यक्ति की कुंडली ऐसी ही होती है। यही 12 भाव होते हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इनमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए एक नंबर यानी मेष लग्न की कुंडली लगाई है। आपकी कुंडली कोई और भी हो सकती है। अब सवाल ये कि विवाह कब होगा। विवाह के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रह जो होता है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ होता है। और कौन सा भाव जिम्मेदार होता है? वो होता है सप्तम भाव। यानी विवाह के लिए सप्तम भाव ही देखा जाता है। यहाँ 7 नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई भी गिनती लिखी हो, भाव ये सप्तम ही होता है। ये भाव विवाह का जिम्मेदार होता है। इसमें बैठा हुआ जो ग्रह है वो विवाह का पूरा पूरा जिम्मेदार होता है। कभी कभी ये स्थिति भी होती है कि इस भाव में कोई ग्रह बैठा ही ना हो। उस कंडीशन में यहाँ जो राशि लिखी होगी उसका स्वामी जहाँ बैठा होगा, तब विवाह की स्थितियाँ बनती हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है, लग्न देखा जाता है, द्वितीय भाव देखा जाता है। लग्न इसलिए देखा जाता है कि लग्न माने तो हो गए आप स्वयं, सप्तम भाव आपका हो गया विवाह, यानी अगर आप पति हैं तो ये पत्नी हो गई, आप पत्नी हैं तो ये पति हो गए। और दूसरा भाव इसलिए देखा जाता है कि ये होता है कुटुंब का भाव, परिवार का, खानदान का भाव होता है। जब कोई लड़की इसमें आपके परिवार में जुड़ती है तो परिवार की वृद्धि होती है। उसके बाद आगे चलकर जब संतान वगैरह होती है तो संतान होने की वजह से वंश की वृद्धि होती है। इसलिए दूसरा भाव भी देखा जाता है। अब पहली कंडीशन दोस्तों क्या आती है? सप्तम भाव, लग्न और द्वितीय भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी यहाँ पर जैसे बृहस्पति बैठ जाए, यहाँ पर शुक्र बैठ जाए,
यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, तो पहली कंडीशन या पहली स्टेज तो आपने पार कर लिया कि विवाह बहुत कम उम्र में और बहुत बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं उनके डिस्पोजिटर्स जो हैं, यानी वो किनकी राशियों में बैठे हैं। जैसे ये तुला राशि है, ये मेष राशि है, और ये भी शुक्र की राशि वृषभ है। अगर यहाँ पर शुक्र और मंगल भी अपनी बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं या नवांश कुंडली में जाकर शुभ भावों में बैठे हैं और शुभ राशियों में बैठे हैं, तो दूसरी स्टेज भी पार हो गई कि आपका विवाह बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी होगा और बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत होगा। तीसरी कंडीशन, अगर हम इसी को उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हैं, यानी लग्न में मान लीजिए शनि बैठा है, सप्तम भाव में मान लीजिए राहु बैठा है और द्वितीय भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है, तो ये क्रूर ग्रह हो गए। और अगर यही डिस्पोजिटर्स नवांश में जाके क्रूर राशि में हो गए तो शादी होने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो पहली कंडीशन, पहली, सप्तम और दूसरी, यानी ये तीन भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए, तो आपका विवाह बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत परेशानी के विवाह हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं वो लड़कियों के लिए होते हैं देवगुरु बृहस्पति और पुरुषों के लिए होते हैं शुक्र देव। अब बृहस्पति चूंकि धन के, यश के, संतान के, परिवार के, शिक्षा के, मान के, समृद्धि के, सरकार के, आपके यश के, कीर्ति के, हर चीज के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी बैठ के यदि सप्तम भाव पर दृष्टि डाल देंगे तो भी विवाह हो जाएगा। कैसे? सप्तम भाव ये होता है, अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है बुध, ठीक है, तो पहली चीज तो आपके विवाह के जो जिम्मेदार ग्रह हो गए, जो ठेकेदार हो गए, वो बुध हो गए। बुध को भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गए हैं। त्रिक भाव में नहीं जाने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं जाने चाहिए, बाकी कहीं हो तो ठीक है। अब ये 7वें भाव के स्वामी शुक्र हो गए, ये भी जिम्मेदार हो गए। लेकिन अगर बृहस्पति कहीं से, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, यहाँ से पहली 7वीं दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव को देखेगा, और अगर ये लड़की की जन्म पत्रिका है तो जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेगा और उस लड़की की शादी की उम्र होगी, देखिए शादी की उम्र होना बहुत जरूरी है और लड़की का शादी करने का मन होना चाहिए, दोनों कंडीशंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई बेटा है, वो शादी करने को ही नहीं तैयार है, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं साहब अभी मैं पहले ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, कोई पद अटेंड कर लूँ, तब मैं शादी करूँगा। घर वाले परेशान हैं लेकिन वो बच्चा तैयारी नहीं है या वो लड़की तैयारी नहीं है। तो पहली कंडीशन कि उसको तैयार होना चाहिए। अब बृहस्पति यहाँ से अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो उस लड़की की उस उम्र में शादी हो जाएगी। अब बृहस्पति की पहली 7वीं दृष्टि ये हो गई। अब बृहस्पति अगर एकादश भाव में बैठ के दृष्टि डालेंगे, 9वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, ठीक है। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की वजह से 7वें भाव पे जब पड़ेगी तो यहाँ भी विवाह का योग बड़ा प्रबल बनेगा। अब बृहस्पति अगर यहाँ बैठ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से पूर्ण 5वीं दृष्टि आएगी, यहाँ पर भी विवाह का बड़ा प्रबल योग बन जाएगा। इसी तरह अगर वो पूरी कुंडली में शुक्र से कहीं कोई संयोग बना ले, मान लीजिए सपोज शुक्र यहाँ बैठे हैं, सप्तम भाव में ही बैठे हैं, और बृहस्पति गोचर से चलते हुए कहीं भी शुक्र को देख लें, या शुक्र यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति ट्रैवलिंग करते हुए शुक्र से संबंध बना ले, तो भी शादी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, ये 2 चीजें, 2 स्टेजेस तो आपने पार कर ली। तीसरी कंडीशन इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या होती है कि उस वक्त महादशा किसकी चल रही है। अगर सप्तमेश यानी शुक्र, इस कुंडली में जो सप्तमेश हुआ यानी सप्तम भाव का जो मालिक हुआ वो हुआ शुक्र,
अगर शुक्र की महादशा चल रही हो और उसमें देवगुरु बृहस्पति का अंतर आ जाए तो भी शादी हो जाएगी। या बृहस्पति की महादशा चल रही हो और शुक्र का अंतर आ जाए तो भी शादी हो जाएगी। या बुध की महादशा चल रही हो और उसमें बृहस्पति की दशा आ जाए, अगर यहाँ बुध बैठे हुए तो जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था, तो भी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों, शादी होने के कई योग होते हैं और बहुत कम समय पे शादी के योग बनते रहते हैं। बृहस्पति जब भी सप्तम भाव से संपर्क बनाएगा या सप्तमेश से संपर्क बनाएगा, सप्तमेश और सप्तम भाव की कंडीशन नवमांश में अच्छी है, बृहस्पति की कंडीशन नवमांश में अच्छी है, सातवें लग्न और दूसरे भाव की कंडीशन नवमांश में अच्छी है, शुभ भावों में बैठे हैं, शुभ राशियों में बैठे हैं, तो हर प्रकार की हर्डल, हर प्रकार की बाधा को दूर कर देते हैं। आपकी शादी बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से हो जाएगी। और उसके बाद शादी आगे कैसी चलेगी ये दूसरा विषय है। तो आज के लिए दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी कुंडली में इसको मिलाइए, समझिए और जानिए। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देख लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि रोज कोई ना कोई प्रश्न पूछूंगा, तो दोस्तों आज का प्रश्न यह है कि इस पूरी कुंडली में विदेश में सेटल होने का विचार किस भाव से किया जाता है। विदेश आने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश में परमानेंट सेटल होने की यानी PR लेने की विचार किस भाव से होता है। जो भी 5 जन सही जवाब देंगे उनका मैं कल के एपिसोड में नाम अनाउंस करूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।